नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बुटानी आज आपको आरटीआई आवेदन किस प्रकार करें इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि 2005 में बने आरटीआई कानून के अंतर्गत हम केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय या किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवेदन शुल्क 10 रुपये रखा गया है और अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा 10 रुपये से लेकर के 50 या उससे ज़्यादा आवेदन शुल्क रखा गया है। हम उस आवेदन शुल्क का भुगतान करते हुए आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते हैं। मैं यहाँ बात करूँगा केंद्र सरकार के कार्यालयों में किस प्रकार आरटीआई आवेदन दाखिल करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरटीआई आवेदन दाखिल करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब चूँकि हमारे लिए ऑनलाइन मेथड बहुत आसान हो गया है तो इसलिए पहले हम उसकी बात करते हैं। मित्रों, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय से ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए वेबसाइट का नाम है www.rtionline.gov.in। मित्रों, जैसे ही ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी, ये पोर्टल ओपन होगा, हमें सबसे पहले अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन एक बार होता है जिसमें कि इस प्रकार की जानकारियाँ मांगी जाती हैं, जैसे कि यूज़र नेम हमें बनाना होगा जो भी आप उचित समझें, फिर उसमें पासवर्ड जो भी आप फिक्स करें, सेट करें। ईमेल आईडी आपका मांगा जाएगा। यूज़र टाइप आप पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल हैं यानी व्यक्ति हैं, कोई संस्था है, एनजीओ है या कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो चलाते हैं। तो ये और नेक्स्ट आपका नाम, जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर, फिर उसके बाद पता, आपका एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ पर आप आरटीआई सूचना चाहते हैं। वो आपका घर का पता हो सकता है, आपका ऑफिस का पता हो सकता है या जो भी आप देना चाहें। फिर वहाँ का पिन कोड, फिर कंट्री में इंडिया है और अदर का भी ऑप्शन है। लेकिन चूंकि आरटीआई कानून सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है, इसलिए हम किसी अन्य देश का व्यक्ति ये सूचना प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर भारत सेलेक्ट करेंगे और वो नेक्स्ट उसमें स्टेट का नाम पूछा है, हम जो भी हम राज्य में रहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि रूरल या अर्बन। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल स्टेटस। 2 ऑप्शन है, लिटरेट यानी आप पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट या अनपढ़ हैं, जो भी उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। फ़ोन नंबर, अगर किसी के पास लैंडलाइन है तो इसमें हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट है मोबाइल, जो कि कंपलसरी है, जिसमें कि एसएमएस अलर्ट भी आते हैं जब हम आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें कि हमारे स्टेटस क्या है, स्टेटस जानने के लिए। और ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमारी एप्लीकेशन फाइल सबमिट हो गई है। और फिर लास्ट में आता है एंटर सिक्योरिटी कोड, जो भी कोड सामने होता है वो हम उसमें दर्ज कर देते हैं और उसके बाद सबमिट करने के बाद हम रजिस्टर हो जाते हैं। और फिर लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम पोर्टल में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद हमें सबसे पहले दिखाई देता है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों के जो हैं नाम यहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से जिस भी कार्यालय में हमें, किस मंत्रालय में, विभाग में
हमें सूचना प्राप्त करनी है वहाँ पर हम उसको दर्ज करते हैं। और जो मंत्रालय हैं, विभागों के नाम है, जब हम उनको सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आता है कि सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो उसमें क्या होता है कि एक मंत्रालय या किसी विभाग के अधीन बहुत सारे अन्य कार्यालय होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशंस वगैरह ये सब होते हैं। तो उनके नाम उसके नीचे दिए होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, या जो भी, हम पहले तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री सेलेक्ट किया, उसके बाद जो भी कार्यालय है हम उसके ऑप्शंस नीचे आते हैं। तो हम उसके ऑप्शंस को लेते हुए जिस भी कार्यालय में हमें आरटीआई फाइल करनी होती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आता है कि नेम, नाम, हम अपना नाम लिखेंगे, जेंडर जो हमारा है वो हम उसमें मेंशन करेंगे। फिर पता लिखा है, पता हम वही, या जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो पता दिया था हम वो देना चाहते हैं, या जहां सूचना चाहते हैं वहां का देना चाहते हैं। तो जो भी आप जहां का पता देना चाहिए, यानी जहां आरटीआई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो पता आप उसमें मेंशन कर दीजिए। फिर पिन कोड वो मेंशन कर दीजिए। फिर वही कंट्री, इंडिया, स्टेट, स्टेटस रूरल या अर्बन, एजुकेशन स्टेटस, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। तो ये हो जाएगा। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जैसा रजिस्ट्रेशन के टाइम में इसमें मांगा गया था। ईमेल आईडी जिस पर कि आप ईमेल के माध्यम से ये सूचना प्राप्त करेंगे वह देना है। फिर ईमेल आईडी कंफर्म की जाती है, यानी वही का वही उसमें दोबारा मेंशन किया जाता है। उसके बाद आता है सिटीजनशिप। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय लोगों के लिए ही ये कानून है। तो इसमें कहा भी गया है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन फाइल आरटी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, इंडियन हो जाएगा। इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें ये कहा गया है कि क्या जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, वो गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है। इसमें ऑप्शन है येस और नो। अगर हम येस सेलेक्ट करते हैं तो हमें बीपीएल कार्ड की जो कॉपी है वो हमें मेंशन करनी होगी, उसका नंबर, उसकी जो है उसको लाइक अपलोड करना होगा उसको। सामान्य तौर पर जो बीपीएल में है वो इस्तेमाल उसका नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं आरटीआई उसका। तो आपने बीपीएल में अगर नहीं आते हैं तो उसमें नो कर देंगे। और नेक्स्ट में जो है उसमें लिखा है कि टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। पूरा एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं 1 2 3 4 पॉइंट बना करके आप लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर किसी ने एसएससी में, यूपीएससी में या किसी और एग्ज़ाम में भाग लिया और उसके बारे में वह जानना चाहता है या अपनी कॉपी चाहता है कि मैंने जो पेपर दिया था उसकी एक कॉपी मुझे दी जाए, या कोई अन्य व्यक्ति है, किसी का प्रमोशन हुआ और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि उसका जो कागजात हैं वो देखना चाहता है कि वो ठीक प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ, या उसका कुछ और जानकारी अगर वो चाहता है, सरकार की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी चाहता है, या जो भी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उन चीज़ों को उसमें मेंशन करेगा कि मुझे क्या सूचना चाहिए। 1 2 3 करके वो इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देगा। इसमें जो करेक्टर्स हैं मेंशन करने के लिए वो 3000 करेक्टर मैक्सिमम हम लोग एक आरटीआई में दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन में इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, प्रश्न भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक सीमा निर्धारित की गई है। तो इसके बाद नीचे कहा गया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चूज फाइल, यानी कि कोई फाइल है, कोई पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है। तो ये मैंने कहा था कि जहाँ पर बीपीएल की जो बात आती है वहाँ पर कहीं कोई पेपर हमें अटैच करना है तो पीडीएफ बना करके उसको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। फिर आता है एंटर सिक्योरिटी कोड।
तो सिक्योरिटी कोड वगैरह जो सामने दिया है उसको मेंशन करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद जब सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आपका जो फी पे करने के लिए होगा, और जो पे करना है वो आपको ऑनलाइन, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन का है। जैसे ही आपका सब पेमेंट हो जाएगी, सब हो जाएगा, आप उसको एंटर करेंगे, आपके पास एक एसएमएस आएगा कि आपका एप्लीकेशन हमें मिल गया है, इसका कोड ये है। और अगर आप इसको ऑनलाइन ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड का अपना इस्तेमाल करते हुए आपको जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसके ऊपर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसका स्टेटस आप टाइम टू टाइम पता कर सकते हैं। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार सभी के मामलों में 1 महीने के अंदर हमें आरटीआई सूचना प्राप्त हो जाती है सामान्य तौर पर। ये है हमारा ऑनलाइन मेथड। एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन जैसा मैंने बताया शुरू में कि हम एक पत्र लिखते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, यानी जिस कार्यालय से हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उस सूचना अधिकारी, यानी जो हम केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे इन शॉर्ट सीपीआईओ कहा जाता है, उसको हम लेटर एड्रेस करते हैं, उनके कार्यालय का पता लिखेंगे और उसके बाद हम पत्र लिखेंगे। हम सीपीआईओ कौन है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा अधिकारी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप चाहें तो संबंधित कार्यालय के वेबसाइट पर जाकर आरटीआई वाला जो मेन्यू है उसमें जाकर के आपको डिटेल मिल सकती है, लेकिन हमें व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें पदनाम मेंशन करते हुए और उस कार्यालय का नाम लिखते हुए, यानी कि जो आरटीआई हम लिख दें कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन ब्रैकेट सीपीआईओ, और कार्यालय का नाम और पता, और उसके बाद विषय। विषय में क्या आएगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में। महोदय, मैं भारत का नागरिक हूं और आपके कार्यालय से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके लिए आवेदन शुल्क राशि 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर जिसे आईपीओ बोलते हैं, संख्या इतना, दिनांक इतना संलग्न कर रहा हूं। डबल डॉट नीचे आ गए, एक नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट बना करके स्पष्ट रूप से आप उसमें मेंशन करें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रमवार अपनी जो भी पॉइंट्स हैं आप उसको मेंशन करेंगे। और अगर कोई आप दस्तावेजों की डिमांड करते हैं या आप कहते हैं कि ये वाले कागजात मुझे इसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए, उस फोटोकॉपी में आपको भी अंदाजा होगा कि कितने पेज हो सकते हैं। अगर अंदाजा नहीं भी है तो उसमें 1 पेज से लेकर के 1000 पेज या 10 जितने भी पेज आप चाहें, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट उस आपके इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते होंगे वो आपको उपलब्ध होंगे। अब उसमें है कि 2 रुपये पर पेज के हिसाब से, यानी 1 पेज के लिए 2 रुपये आपको पे करने होते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई सूचना प्राप्त की, उसमें 5 पेपर उन्होंने आपको उपलब्ध करवाने हैं, तो आपको 10 रुपये का भुगतान उनको करना होता है। यानी आपसे डिमांड किया जाएगा कि आपके जो आरटीआई जो सूचना है वो तैयार है और जो आपने कागजात मांगे हैं वो हमने निकाल दिए हैं, और उसके लिए आपको, यानी मान लीजिए कि 10 पेज हैं तो 10 के लिए आपको 20 रुपये का हमारे को आईपीओ या मनी ऑर्डर जो पोस्टल ऑर्डर है वो आप आईपीओ और डिमांड ड्राफ्ट ये आप हमें भेज दीजिए, हम आपको वो कागजात भेज देंगे। तो फिर उसका जो है आप नकद भी जमा करा सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वो 20 रुपये जमा कराने के बाद आपको वो कागजात मिल जाते हैं। और सूचना तो सामान्य तौर पे पहले में मिल जाती है, लेकिन जो अटैचमेंट होते हैं, जो कागजात संलग्न कागजात होते हैं जो आपने मांगे हैं,
तो उसके लिए जो भी धनराशि होगी वो नियमानुसार 2 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से आपको भुगतान करनी होती है। ठीक है, तो जब आपने पत्र में वो सब पॉइंट लिख दिए और उसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर वैकल्पिक है, अगर आप नहीं भी देना चाहें ऑफलाइन में तो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन पता ठीक होना चाहिए ताकि जो सूचना आपने मांगी है वो डाक से आप तक पहुंच सके। तो ये एक ऑफलाइन मेथड है आरटीआई आवेदन करने का। ठीक है, जब हम आवेदन करते हैं और 30 दिन के अंदर अगर हमें सूचना नहीं मिलती है, ठीक है, हमें 2-4 दिन उसके बाद इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर जो सूचना है वो ऑफलाइन के मामले में या ऑनलाइन के मामले में भी जो हमें सूचना है वो 30 दिन के अंदर कार्यालय से जारी हो जाने चाहिए। यानी कि अगर वो 30वें दिन भी अपने वहां से सूचना भेजते हैं तो हमारे पास पहुंचने में 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है। तो हमें अगर सूचना 1 महीने के 2-4-5 दिन बाद तक नहीं मिलती है तो आप चाहें तो फर्स्ट अपील लगा सकते हैं, फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप रिमाइंडर भेज सकते हैं कि मैंने ये सूचना मांगी थी, अब तक मुझे नहीं मिली है, मुझे मेरी सूचना उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे फर्स्ट अपील के लिए जा सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी। तो फर्स्ट अपील भी उसी कार्यालय में लगाई जाती है जहां पर हमने सीपीआईओ को पत्र लिखा था। सिर्फ वहां पर जो सीपीआईओ लिखा था हमने, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसकी जगह हम लिख देंगे फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, कार्यालय का नाम हो जाएगा और पता हो जाएगा। और उसमें हम ये लिखेंगे कि मैंने दिनांक इतने इतने को आपके कार्यालय में आरटीआई आवेदन दाखिल किया था, जिसकी फोटोकॉपी संलग्न है, और मुझे ये सूचना 30 दिन की निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया मुझे यह सूचना उपलब्ध करवाई जाए। तो जो अपीलीय अधिकारी हैं, जो एपलेट अथॉरिटी हैं, वो आपके एप्लीकेशन को सीपीआईओ को फॉरवर्ड कर देंगे और उनके पास भेज देंगे। उसके बाद वे उस पर, अगर वो सूचना उन्होंने नहीं भेजी होगी तो वो निश्चित रूप से आपको भेजेंगे, और हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन वो भेज चुके हैं लेकिन वो आप तक किसी कारण से पहुंची नहीं है, तो फिर वो जो सूचना पहले से भेजी गई है डाक के माध्यम से, उसके बारे में आपको जानकारी देते हुए उसकी फोटोकॉपी आपको दोबारा उपलब्ध करा सकते हैं कि हम ये सूचना पहले से भेज चुके हैं, फिर भी हम उसकी एक कॉपी आपको एनक्लोज करके दोबारा भेज रहे हैं। तो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास हम तब भी जा सकते हैं कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी सीपीआईओ से और उसने हमें जानकारी तो दी, लेकिन हम उस जानकारी से संतुष्ट नहीं है, या तो वो जानकारी आधी अधूरी थी या स्पष्ट नहीं थी, या कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में पत्र में ही लिखा होता है कि मैं आपको ये सूचना उपलब्ध करा रहा हूं जो आपने मांगी थी, लेकिन यदि आप दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका ईमेल आईडी, वो सब दिया होता है कि आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में यदि आप सीपीआईओ की दी गई इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है तो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और अगर फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि सीपीआईओ को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी और नहीं दी गई, तो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन उनको उपलब्ध कराइए। और अगर फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी सीपीआईओ द्वारा दी गई सूचना या उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से सहमत होते हैं तो वे उस फर्स्ट अपील को खारिज कर सकते हैं कि नहीं, जो सीपीआईओ द्वारा जो सूचना दी गई है वह सही है। तो ऐसे मामले में अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, सीपीआईओ ने जो इन्फॉर्मेशन दी आप उससे संतुष्ट नहीं है, और जो अपील लगाई फर्स्ट आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, उसके जो परिणाम आया, तो आपके पास विकल्प खुला रहता है कि आप सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आवेदन कर सकते हैं। आप वहां अपील दाखिल कर सकते हैं, वहां पर अपील दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप अपील के लिए जाते हैं सेकंड
उसके लिए अपील के लिए। तो CIC CPIO और एपीलेट अथॉरिटी को नोटिस इशू करते हैं और जो अपील करता होता है उसको भी नोटिस जारी करते हैं और एक निर्धारित दिन जो है वो सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो भी CIC को अगर लगता है कि इस मामले में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी तो वो CPIO को निर्देश दे सकते हैं कि आप ये जानकारी जो एप्लीकेंट था या आज की तारीख में जो अपीलेंट है यानी अपील करता है उसको सूचना उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए आदेश जारी कर दिया जाता है और फिर CPIO उसके लिए बाउंड होता है कि वो जानकारी जो CIC ने निर्देश दिया है उसको वो उस अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाए। लेकिन अगर कोई विषय ऐसा गंभीर विषय है जिस पर कि ये लगता है कि अगर CPIO अपने कार्यालय से संबंधित उस सूचना को अगर प्रकट करता है तो उसके कुछ दूरगामी परिणाम हो सकते हैं या अन्यथा कुछ परिणाम हो सकते हैं, तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी CIC के किसी भी डिसीजन को अगर हम चुनौती दे सकते हैं तो वो हाई कोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। सब वो पूरे एक प्रोसीजर है। तो अगर हाई कोर्ट भी CIC के उसमें जाती है या मतलब CIC के आदेश को रद्द कर देती है, कुछ ऐसा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो एक अंतिम वहाँ निर्णय होता है। तो बहुत कम मामलों में इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा था। तो हम जान गए CPIO कौन होता है, उसका क्या कार्य होता है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी उसी कार्यालय में उनसे CPIO से वरिष्ठ अधिकारी होता है और सेकंड एपीलेट अथॉरिटी CIC होती है। और अगर हम राज्यों के मामले में बात करें तो राज्यों में भी वहाँ CPIO ना कर PIO होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आप कहें तो SPIO भी हो सकते हैं, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होती है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी वहाँ उसी कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठतर अधिकारी होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं, जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी प्रक्रिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको RT एक्ट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई होगी। आवेदन किस प्रकार करना है इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और निश्चित रूप से आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से RTI कानून का इस्तेमाल करते हुए कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप वे हर जानकारी ले सकते हैं जो संसद में किसी सांसद को उपलब्ध करवाई जा सकती है। RTI कानून सही मायने में आम जन का एक कानून है जिसके माध्यम से वे सरकारी नीतियों, प्रणालियों, हिसाब किताब, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, कुछ जानकारियां हैं जिनको कि डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, एग्जम्प्टेड हैं, उसको छोड़कर बाकी आप सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस ऑडियो से कुछ लाभ हुआ होगा और आप RTI आवेदन इसके आधार पर कर पाएंगे। और यदि मेरे से किसी प्रकार की आपको सहायता या किसी भी रूप में आपको सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूँगा। इसी के साथ आप सभी का आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।